प्रश्न होंगे, बस आप सबको एक एक प्रश्न का जवाब देते हुए चलना है। बहुत प्यारी क्लास होगी, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, आप इस वीडियो को पहले शेयर करें, उसके बाद बच्चे रेगुलर मेरे साथ जुड़े रहें। सभी को प्रणाम, सभी को राधे राधे, सभी को राधे राधे, सभी को राधे राधे। मतलब पहले प्रश्न का जवाब आपने देना स्टार्ट कर दिया, आप सबको समझ में आ चुका है बच्चे पहला प्रश्न क्या होगा, क्या जवाब होगा, इसका क्या जवाब होगा। आप सब जानते हैं सर इसका जवाब 30 होगा। मैंने आपसे कहा, देखो पहले मैं आपको बता रहा हूं, ये सब प्रश्न आपने पढ़े हैं, सारे ही प्रश्नों का रिवीजन करना बहुत जरूरी है। अभ्यास सबसे बड़ी चीज होती है बच्चे, अभ्यास आपको आगे लेकर जाएगा। अगर आपने अभ्यास अच्छे से कर लिया तो आप समझ लेना भाई, बार बार हम अभ्यास करते हैं कोई भी तो किसी भी चीज को लेकर, तो हमारी चीजें याद होती चली जाती है। तो आप सब जानते हैं 30 होते हैं बच्चे, इसमें कितने UDHR आपको बताना सर कितने होते हैं, 30 होते हैं। अच्छा ये बताओ, ये अधिकार आपको प्राप्त है या नहीं है, बताओ जल्दी से सर, ये आपको अधिकार प्राप्त है या नहीं है। तो आपको सर, अगर किसी व्यक्ति के द्वारा अगर कोई व्यक्ति आपको सर मानव योनि में जन्म ले लेता है, व्यक्ति जन्म लेगा या कोई भी जीव अगर मानव योनि में जन्म लेता है तो उसको यह अधिकार जन्म के साथ ही प्राप्त हो जाते हैं। क्या इसमें सर धर्म को देखा जाएगा, जाति को देखा जाएगा, देश को देखा जाएगा, कछु ना देखा जाता भैया, क्या देखा जाता सब, इसमें केवल मानव होना चाहिए, मानव होते ही प्राप्त हो जाते हैं। आप बताओ सर 30 होते हैं, तो सब जानते हैं सर 10 दिसंबर में आपको रटा दूंगा, तब तक 10 दिसंबर 1948 रटाने का मतलब समझ में आ रहा है, आपके दिमाग में फिट बैठा दूंगा, आप सातों जन्म तक नहीं भूलोगे। किसी ने हमें पढ़ाया था बच्चे, किसी ने हमें इन पॉइंटों को पढ़ाया था आपको सर 10 दिसंबर 1948 को इनकी घोषणा होती है। भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ, बहुत प्यारा प्रश्न है, ये भी आपको बताना सर इसे कब लागू करा गया, बहुत प्यारा प्रश्न है, बहुत प्यारा प्रश्न। भैया क्या बात चले, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, एग्जाम्पल से पढ़ने वालों की कभी हार नहीं होती। लेखक प्रशांत, लव यू सर, लव यू बच्चे, लव यू, जो भी हमारे साथ जुड़े हैं, है ना, जो भी हमारे साथ जुड़ने, बताइए भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू होता है, सब जानते हैं सर। देखो ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, लेकिन मैं आपको समझाता चलूंगा। अब आपका ये समय आ चुका, अभी तो पेपर के बहुत टाइम है, लेकिन उस समय से पहले मैंने आपको ये सारी चीजें तैयार करा दी। और आप बताओगे सर इसका जवाब क्या होगा, सी इसका जवाब होगा 1993 बताओ जल्दी से। 1993 सर 12 अक्टूबर 1993, बिल्कुल साहब 12 अक्टूबर 1993। आप सबको याद करना है बच्चे, याद करना है ये डेट आपको सर, ये तो हमारे याद हो चुकी है। बताओ कैसे याद हुई, बार बार पढ़ने से तो याद हुआ आपको भाई। जब आपने ये चीजें पढ़नी स्टार्ट करी थी तब आपको याद नहीं होती थी, लेकिन जैसे जैसे आपने पढ़ना स्टार्ट करा, जैसे जैसे आपने बच्चे मेहनत करनी स्टार्ट करी, ये आपके याद होती चली गई। सर कैसे, बार बार अभ्यास करने से चीजें याद हो जाती हैं, अभ्यास करने से बच्चे चीजें याद हो जाती हैं। मानव अधिकारों को मैग्ना कार्टा किसने कहा, यह भी बड़ा प्यारा प्रश्न है बच्चे, बताइए मैग्ना कार्टा किसके द्वारा कहा गया, यह आपको बताना है सर। और ये सब यही तो थी जो पेरिस फ्रांस के अंदर सम्मेलन चल रहा था, और इस मानव अधिकार के जो हमारा जो मानव अधिकार बच्चे लागू करे गए, जब इनकी बच्चे समिति बनाई गई, उस समिति के अध्यक्ष यही थी सर फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट की पत्नी, नाम था इनका क्या, एलेनोर रूजवेल्ट, इनका नाम क्या था बच्चे, एलेनोर रूजवेल्ट इनका नाम था सर। यही तो थी जो एक समिति बनाई गई, एक मसौदा तैयार करा गया मानव अधिकारों का, उसकी अध्यक्ष कौन थी, ये थी बच्चे एलेनोर रूजवेल्ट। बताओ जल्दी से, इनकी घोषणा इनके द्वारा कहां करी गई थी बच्चे, पेरिस में। कहां घोषणा होती है बच्चे, पेरिस में घोषणा होती है। कब होती है, 10 दिसंबर 1948, 10 दिसंबर 1948, यही थी बच्चे 10 दिसंबर 1948। एलेनोर रूजवेल्ट किसकी पत्नी, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट की पत्नी है बच्चे, किसकी सब, वो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति, यही उसकी क्या थी बच्चे, समिति की अध्यक्ष थी, है ना। ये क्या थी आप बताओगे सर, जो समिति बनी थी बच्चे, उस समिति की क्या थी आपको सर, अध्यक्ष थी। समिति की क्या थी बच्चे, अध्यक्ष, समिति की अध्यक्ष थी, ये आपको बताना है सर, मसौदा समिति जिन्होंने मानव अधिकारों को लागू कराया। चला आगे, चलिए साहब, कौन सा अधिकार आपातकाल में भी निलंबित नहीं होता, अरे साहब ये कौन सा है, ये मानव अधिकार नहीं है, ये हमारे अधिकार है साहब, जो हमें भाग 3 से प्राप्त होते हैं बच्चे, उन्हें क्या कहते हैं बच्चे, जो हमें भाग 3 से प्राप्त होते हैं उन्हें कहते हैं बच्चे मौलिक अधिकार, है ना। बताइए सर संवैधानिक अधिकार किसे कहा जाता है, जो संविधान में हो। मौलिक अधिकार किसको कहा जाता है आपको सर, जो भाग 3 में है, तो वो मौलिक अधिकार आपको बताना है आपको सर, वो जीवन का अधिकार है। अच्छा सब जीवन का अधिकार हमें बताओ तो सही, कहां है जीवन का अधिकार, तब आप बताओगे सर आर्टिकल 21 कहता है बच्चे जीवन का अधिकार, आर्टिकल 21 कहता है। आर्टिकल 20 आपसे पूछता है बच्चे, आर्टिकल 20 आपसे पूछता है, आर्टिकल 20 और 21 ऐसे बच्चे जो आपातकाल में निलंबित नहीं होते। 20 21 जीवन का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार बताओ जल्दी से, कहां से कहां तक है, तब आपको सर स्वतंत्रता का अधिकार किसमें सर, 19 से 22 में है, 19 से 22 तक। समानता का अधिकार 14 से 18, 14 से 18, 14 से 18। और धर्म की स्वतंत्रता आप सब जानते हैं सर, 25 से 28 तक हम पढ़ते हैं बच्चे, 25 से 28 हम पढ़ते हैं धर्म की स्वतंत्रता। कितने मानव अधिकार, 30 मानव अधिकार। और मौलिक अधिकार कितने आपको सर, 6 मौलिक अधिकार। अंतर है दोनों में आपको सर, बिल्कुल अंतर है। इसका जवाब आप बताओगे सर, इसका जवाब हो जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा सी, है ना। चले आगे, चलिए सब आगे। मानव तस्करी किस अधिकार का उल्लंघन, अरे साहब अगर कहीं मानव की तस्करी होती है, कहीं मानव की लेवा बेची होती है, तो आपको बार बार मैंने पढ़ाया होगा, बार बार आपको समझाया होगा कि शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24, और इसमें बच्चे आर्टिकल कौन सा, मानव तस्करी 23 और 24 के बीच में शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल बताओ सर। आर्टिकल पूछेगा आपसे, मानव तस्करी यानी सर तस्करी मतलब मानव की लेवा बेची, आप सब जानते नहीं होगी। यह आर्टिकल कौन सा कहता है बच्चे, आर्टिकल 23 कहता है। आर्टिकल कौन सा कहता है, आर्टिकल 23 कहता है। कौन सा कहता है सब, आर्टिकल 23 कहता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23। सर 24 बताओ, 24 आप बताओगे सारे।
आज आपसे भी पूछूंगा, संडे का दिन है बच्चे, आपको भी बच्चे जवाब मिलेगा, मतलब आपका भी टाइम है कि आप भी जवाब दें। 24 बताओ जल्दी से, 24 क्या कहता है। आज आपसे भी पूछा जाएगा, रोजाना मैं आपको पढ़ाता हूं, मैं तुम्हारे पीछे मेहनत करता हूं। आज आपसे भी तो पूछूं बच्चे, बाल श्रम कहता है या बिलात श्रम कहता है। एक बच्चे ने दिया काजल ने सर बाल श्रम के बारे में कि 14 वर्ष तक के बच्चों से आप काम नहीं करा सकते किसी जोखिम भरे कारखाने में। आपको सर आर्टिकल कौन सा कहता है? 24। बिलात श्रम अलग है, बाल श्रम अलग है। बिलात श्रम किसमें है? बंधुआ मजदूरी किसमें है? मानव अधिकार आयोग है। आपको सर बिल्कुल हमारे यहाँ मानव अधिकार आयोग है। हमारे यहाँ का मानव अधिकार आयोग कब बना? 1993 में बनता है, 1993 में बनता है साहब, 1993 में बनता है। सर अगर हमारे यहाँ का मानव अधिकार अपनी रिपोर्ट पेश करता है, बताता भी मानव अधिकारों के साथ ऐसा उल्लंघन हो रहा है, मानव के जो अधिकार है वो इस प्रकार छीने जा रहे हैं, जो सारी चीजें बताता है, तो बताइए वो कैसे बताता है? तो आपको सर केवल ये परामर्श है ना, बाध्यकारी नहीं है, दंडात्मक नहीं है, ये केवल परामर्श कर सकता है कि साहब ऐसे बदलाव कर लिया जाए, ऐसे इसको बदल लो, इसको ऐसे कर लो, इसको ऐसे कर लो, केवल परामर्श है। इसके अगर बच्चे आपसे पूछा जाए मानव अधिकार क्या दंड दे सकता है? ना बच्चे, ये क्या दंडात्मक है? नहीं। इसकी बातें बाध्यकारी हो जाएंगी, सब बाध्यकारी भी नहीं है, असंवैधानिक है, ऐसा कुछ नहीं है सर। मतलब इसे कहते हैं परामर्श, क्या बोलते हैं बच्चे? एडवाइजरी है ना, इसको कहते हैं बच्चे परामर्शात्मक या परामर्श है बच्चे, केवल सिफारिश करना है ना, परामर्श दे देना, एडवाइजरी दे देना कि भाई हम ऐसा चाहते हैं कि ऐसा बदलाव करा जाए, यहां इन मानव के अधिकारों को ऐसे प्राप्त किया जा सकता है, ऐसे इन मानव अधिकारों को लागू किया जा सकता है, लागू किया जा सकता है। चलो आगे आगे चलते हैं बच्चे। एक बच्चा कुछ लिख रहा है, इसकी बात पढ़ दूं। मत कर तमन्ना किसी को पाने की, बड़ी बेदर्द निकाय हैं इस जमाने की, तो खुद को काबिल बना इस कदर, लोग तमन्ना करें तुझे पाने की। ये कौन है बच्चे? हिमांशु मौर्य है ना। मेरी लाइन बोल दी। आप बताओ सर मानव अधिकार का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताओ किस लिए मानव अधिकार आएंगे, किस लिए मानव अधिकार को लाया जाएगा? आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं ना साहब, यहीं से प्रश्न मिल जाएंगे। अगर आप लगातार पढ़ते रहे ना, लगातार जब तक आपका पेपर है, जब तक आपका पेपर है, आप होमगार्ड की जीएस अच्छे से कर गए तो आपके बच्चे लगभग 40 क्वेश्चन आपको बिल्कुल प्योर साफ सुथरे नजर आ जाएंगे आपके पेपर में, जो आपका पेपर होगा। क्या बोलोगे सब? इसका जवाब होगा शासन को नियंत्रण करना, मानव गरिमा की रक्षा करना, आर्थिक विकास करना, राजनीतिक शक्ति, आपको सर मानव की गरिमा की रक्षा करना। बहुत बढ़िया है ना, जिसे कहते हैं बच्चे डिग्निटी, ह्यूमन डिग्निटी। आप बताओ सर, उसको प्रोटेक्ट करना, उसको प्रोटेक्ट करना। मतलब सर क्या कहना है भाई? मानव अधिकार जो होते हैं कि भाई एक मानव और पशु में क्या अंतर होता है, ये बात को समझाते हैं कि एक पशुवत, जैसे पशु है, पशु में आप डंडा मार देते हैं, पशु का पैर टूट जाता है, पशु के साथ आप बच्चे बुग्गी भैंसा में जैसे जोड़कर आप चलते हैं, ऐसे चल सकते हैं। लेकिन सर मनुष्य को ऐसा जीवन नहीं जीना। मनुष्य के लिए अपने अधिकार को, उस मनुष्य को कैसे जीवन जीना है वो उसके 30 आर्टिकल में बताए गए हैं, उसके 30 आर्टिकल में बताए गए। तो आप बताओगे सर कि मानव का गरिमापूर्ण जीवन होना चाहिए, एक इज्जत के साथ जीवन व्यतीत हो, मनुष्य स्वतंत्र रूप से जीता हो, उसको इसी प्रकार बंधवा ना बनाया जाए जैसे पशु को बांधकर रखा जाता है। तो एक गरिमापूर्ण जीवन जरूरी है मनुष्य के लिए। तो आपको सर इसका जवाब हो जाएगा 20 का जवाब हो जाएगा, 20 का जवाब होगा। भारत में नक्सलवाद की शुरुआत किस राज्य से मानी जाती है? बताओ, पढ़ाई या नहीं पढ़ाई है? आज आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सब प्रश्न मैं आपको कई बार पढ़ा चुका हूं बच्चे, कई बार, है ना। एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए। बताओ नक्सलवाद की शुरुआत कहां से होती है? नक्सलवाड़ी गांव, दार्जिलिंग नामक जिला। आप बताओ सर कौन सा शहर? दार्जिलिंग शहर। छत्तीसगढ़ वाले थप्पड़ ऐसा लगेगा सिर को घुमा दूंगा तेरे को, है ना, पीटते पीटते खून आने लग जाएंगे नाक से। आप बताओ सर इसका जवाब क्या होगा? पश्चिम बंगाल। ये तो कल रात में मैं आपको पढ़ा रहा था सर, पश्चिम बंगाल का कहां? दार्जिलिंग। बच्चे कौन सा? आप बताओगे सर? दार्जिलिंग में आपको बताना है सर। कहां? दार्जिलिंग में आपको बताना है सर। दार्जिलिंग में कौन सा गांव? नक्सलवाड़ी गांव बच्चे, नक्सलवाड़ी गांव बच्चे। कौन सा गांव? नक्सलवाड़ी गांव में से इसकी शुरुआत होती है, नक्सलवाड़ी गांव से इसकी शुरुआत होती है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र को क्या कहा जाता है? ये तो हो सकता है पेपर में प्रश्न आया, जिसने बच्चे क्लास करी होगी, 20-25 हजार लोग रोजाना क्लास को देखते हैं, तो एक ही बच्चा नहीं छोड़कर आएगा जो रेगुलर क्लास को कराएगा ना। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? तो आपको सर इनको कहते हैं रेड कॉरिडोर, रेड कॉरिडोर। प्रश्न उल्टा पूछेगा, बताइए रेड कॉरिडोर किसको कहा जाता है? नक्सल प्रभावित क्षेत्र को कहा जाता है। चलो आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों पर बताइए भारत की मुख्य रूप से कौन सा अर्धसैनिक बल लगा? बताओ जल्दी से, कौन सा अर्धसैनिक बल आपको बताना है इन नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को खत्म करता है? बताओ जल्दी से, कौन सा नक्सल प्रभावित क्षेत्र, मतलब कौन सा ऐसी सेना है, कौन सा अर्धसैनिक बल है जो इनको खत्म करता है? लोकेश जवाब आना चाहिए, इसका जवाब आना चाहिए। बताओ जल्दी से, हाँ भाई बताओ जल्दी से, इसका जवाब सीआरपीएफ। बहुत बढ़िया, भारत का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ इसके लिए लगा हुआ है बच्चे। सीआरपीएफ आप जाओगे जब सेलेक्ट होकर, किसमें सब, अगर आप बच्चे एसएससी का पेपर देते हैं, सीआरपीएफ में बच्चे आप सेलेक्ट होकर जाते हैं, तो नक्सल प्रभावित क्षेत्र जो छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा वाला क्षेत्र है, इन सब में आपको नजर आएगा बच्चे। मध्य प्रदेश में भी है नक्सल प्रभावित क्षेत्र। आइए जरा कहानी को आगे बढ़ाते हैं। आतंकवाद से निपटने के लिए कौन सा बल बनाया गया? और आपको मैंने कई बार समझाया बच्चे, आतंकवाद से निपटने के लिए कौन सा बल बनाया गया? बहुत प्यारा प्रश्न है बच्चे। आतंकवाद से निपटने के लिए आप बताओगे सर, एनएससी का गठन करा गया 1984 में, एनएससी का गठन करा जाता है बच्चे। बीएसएफ कहां लगी है? बार बार आपको पढ़ाया बच्चे, पी एंड बी लिखना, पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ। सीआरपीएफ बच्चे आंतरिक सुरक्षा में अहम भूमिका निभाती है। सीआरपीएफ को पता है क्या कहते हैं? रीढ़ कहते हैं। किसकी? आंतरिक सुरक्षा की रीढ़ किसको कहा जाता है बच्चे? सीआरपीएफ को कहते हैं। आईटीबीपी कहां लगी है? आपको सर चीन के साथ लगी है। ये किसके साथ लगी है बच्चे? चीन के साथ लगी है, चीन के साथ लगी है। एनएससी आतंकवाद को खत्म करने के लिए। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड को क्या कहा जाता है? ये भी बहुत प्यारा प्रश्न है बच्चे, इसको क्या कहा जाता है? ब्लैक इन पर कपड़े होते हैं, तो इनको एक बड़े प्यार से नाम से जाना जाता है। बताइए एनएससी को क्या कहा जाता है ना? एनएससी को क्या कहा जाता है? बहुत बड़े प्रश्न है बच्चे। क्या करा सर? प्लीज क्या करा भैया, इसकी सुन लो एक बार। प्लीज सर रिप्लाई, सर प्लीज रिप्लाई, सर आपकी शादी कब होगी? प्लीज सर रिप्लाई, मेरी शादी कब होगी? अभी तो पूछनी पड़ेगी बच्चे, निकालेगी जब निकलेगी, जब बता दी जाएगी, बता दिया जाए आपको बच्चे जब शादी होगी ना। शादी में आने का प्लान है भाई? यस लिख के बताओ, आओगे या नहीं? आने का प्लान है भाई?
बताओ जल्दी से, यस लिखो। आपको सर इसको क्या कहते हैं? ब्लैक कैट कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? ब्लैक कैट कहा जाता है, ब्लैक कैट कहा जाता है। खाने के लिए, अबे खाने के लिए है भाई, यस यस, ऐसा तो कोई नहीं, एक ने लिखा बच्चे नो, ठीक है भाई। यस वाले ज्यादा हैं, जो यस वाले हैं उनको बता दिया जाएगा, आ जाना, ठीक है भाई। पार्टी मिलेगी, बिल्कुल सर पार्टी मिलेगी। ब्लैक कैट कहते हैं, ब्लैक कैट। सोशल मीडिया को किस प्रकार की मीडिया कहा जाता है बच्चे? सोशल मीडिया को बताइए किस प्रकार की मीडिया कहा जाता है, किस प्रकार की मीडिया कहा जाता है? बताओ जल्दी से, सोशल मीडिया को किस प्रकार की मीडिया कहा जाता है? जल्दी बताइए, इसका जवाब क्या होगा? सोशल मीडिया आप बताओगे सर दो तरफा मीडिया होती है, इसमें तो ऑप्शन लिखा नहीं है। प्रिंट मीडिया कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया कहते हैं, न्यू मीडिया कहा जाता है, या पारंपरिक मीडिया कहते हैं? सर बहुत प्यारा प्रश्न है। सोशल मीडिया को बताइए क्या कहते हैं? इसको प्रिंट मीडिया तो नहीं कहते सर, पहले प्रिंट होती थी चीजें। आपको सर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी इसको नहीं कहा जाता, आजकल इसे न्यू मीडिया के नाम से जानते हैं बच्चे, आजकल इसे न्यू मीडिया के नाम से जानते हैं। सोशल मीडिया को न्यू मीडिया के नाम से जाना जाता। गलती ना गड़बड़ कर दिया आपने, देखिए मैं तो जल्दी से, गलती करिए नहीं करी? गलती करिए, इसमें पिटो आप सारे सारे, एक एक थप्पड़ लगाओ, है ना, एक एक थप्पड़ लगाओ, एक एक थप्पड़ लगाओ। इसको कहते हैं बच्चे सोशल मीडिया को न्यू मीडिया कहते हैं। देखो मैंने आपको पीछे ही पढ़ाया था वाला, फिर भी आप गलती कर रहे हैं, आगे गलती नहीं करेंगे साहब। अगर हमने यहां ध्यान से इसको पढ़ लिया तो आगे कोई हमसे गलती नहीं होगी सर, हम वादा कर रहे हैं। बताओ वादा करो, अगर ये प्रश्न पेपर में आया गलती करोगे, आगे गलती मत करना बच्चे। जो गलती आपको करनी है, जो गलती करनी है आपको बच्चे यही करना है। सर नागिन डांस करके दिखाऊंगा, बहुत बढ़िया बच्चे, इसको कहते हैं न्यू इंडिया। नागिन डांस देखूंगा तुम्हारा सबका कैसा कैसा डांस होगा, है ना। इसे कहेंगे सर सिलेक्शन हो जाए, पेपर अच्छा हो जाए, पेपर के बाद ही करवाएंगे ना। चलो जब तुम्हारा पेपर हो जाएगा, तुम्हारा तो मार्च में पेपर हो जाएगा, नंबर आ जाए आप सबका, ठीक है भाई, तब और मजा आएगा, तब और मजा आएगा, ठीक है भाई। इसका जवाब क्या हो जाएगा? न्यू मीडिया इसका जवाब हो जाएगा। हैशटैग का प्रयोग किस लिए करा जाता है? आप किसका प्रयोग करते हैं आप सब जानते हैं, किसी चीज को, है ना, दिखाने के लिए, या हम कह सकते हैं किसी भी टॉपिक को बच्चे क्या करने के लिए आपको बताना है सर। लिखा होगा बच्चे सुरक्षा करना, विषय को वर्गीकृत करने के लिए। क्या बोलेंगे सब? किसी विषय को वर्गीकृत करने के लिए जैसे हैशटैग लगा देते हैं तो उसकी लिस्ट अपनी लगा जाती है, जैसे उसका नाम बोलकर, है ना, उसका नाम बोलकर ऐसे हैशटैग लगाकर भेजते हैं। तो आप बताओगे सर विषय को वर्गीकृत करने के लिए हैशटैग का प्रयोग करा जाता है। चले आगे, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यूपी में, इसका उद्देश्य क्या है? बताओ जल्दी से। राष्ट्रीय आजीविका मिशन जो यूपी में चल रहा है, शेयर कर दो बच्चे एक बार, बच्चे जो भी मेरे साथ जुड़े हैं वीडियो को एक बार जरूर शेयर करें बच्चे, एक बार जरूर शेयर करें। बहुत प्यारी क्लास होगी, बहुत प्यारी क्लास होगी, सभी को वीडियो को शेयर करना है बच्चे, सभी को ना। हाँ बताओ जल्दी से, इसका जवाब क्या होगा? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, बहुत प्यारा प्रश्न है, आंसर दे रहे हैं सब। स्वयं सहायता समूह से जुड़ा है बच्चे, रोजगार देना नहीं है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ये बच्चे यूपी में भी, पूरे भारत में चल रहा है। जो आपने घर घर जाकर क्या देखे होंगे बच्चे, जो घर घर जाकर क्या देते हैं, लोन देते हैं छोटे छोटे, तो स्वयं सहायता समूह से जुड़ा है ग्रामीण आजीविका मिशन। आजीविका चलाने के लिए भाई देखो, उद्योग से तो यहाँ कोई लेना देना नहीं है, कृषि उत्पादन से भी नहीं है, तो स्वयं सहायता समूह से जुड़ा हुआ है। सेल्फ हेल्प ग्रुप को आपको बताना सर, उससे जुड़ा हुआ है। ये गांव में आकर बच्चे 30-30, 35-35, 40-50 हजार तक की क्या दी जाती है बच्चे, आपने देखा होगा, छोटे छोटे लोन देते हैं गांव में। महिलाओं का ग्रुप बनाया जाता है, स्वयं सहायता समूह ग्रुप कहते हैं बच्चे, सहायता करी जाती है, फिर 30-30, 35, 40-50 हजार तक का लोन देते हैं, जिससे वो अपना रोजगार चला सकें, है ना, रोजगार चला सकें। क्या कह रहा है ढक्कन? एक कुछ कह रहा है सर, क्या कह रहा है सर? मैम जी का क्या नाम है? मैम जी का क्या नाम है ना? मैम जी भी क्लास देख रही हूँ, अपना कर देंगे बच्चे से, है ना। कमेंट कर दो भाई। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना आपको बताना है सर, किससे जुड़ी हुई है आपको बताना है। मैं एक बार बार एक नाम लिखता हूं बच्चे, पी और एन, तो पी तो मेरा होगा, एन से नाम है, आप बताओ जल्दी से एन से क्या नाम होगा ना। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना आपको बताना है, युवा सशक्तिकरण योजना आपको बताना सर किससे जुड़ी हुई है। बहुत प्यारा प्रश्न है, ये भी बहुत प्यारा प्रश्न है। देखो हिंट दे दी मैंने, मैं पीएन बार बार करता हूं, मैं आपसे कहता हूं बच्चे इस पीएन का मतलब किसी दिन आपको बताऊंगा। आप बताओ जल्दी से इसका जवाब क्या होगा ना। एन का मतलब क्या होगा? डिजिटल डिवाइस वितरीकरण का मतलब है सर स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना। 20 का जवाब होगा, 20 का जवाब होगा, 20 का जवाब होगा ना बच्चे, है ना। बताओ जल्दी से, 20 का जवाब होगा, 20 का जवाब होगा। हाँ भाई जल्दी से बताओ, आगे चलिए। यूपी सरकार की ईआईसीटी परियोजना कहां प्रस्तावित है? उसकी राजधानी में प्रस्तावित है, आपको बताना है सर। नाम अभी नहीं आया, सही है ना, अभी नाम सही नहीं आया। बताओ जल्दी से क्या नाम होगा? यूपी सरकार की ईआईसीटी परियोजना प्रस्तावित है सर, वो लखनऊ में प्रस्तावित है, लखनऊ में प्रस्तावित है। एक तरह से पूजा अबे एन से पूजा का क्या लेना देना आपको सर? लखनऊ में प्रस्तावित है। निधि, अब भी गलत चल रहा है, निधि, निशा और क्या नाम आए हैं बच्चों के ना, कई नाम आ चुके हैं लेकिन अभी सही नाम नहीं आया। बताओ जल्दी से, अगले प्रश्न का भी जवाब देते रहो, अगले प्रश्न का भी। नेहा भी आ चुका है बच्चे, निधि आ चुका है, नंदनी आ चुका है, लेकिन जो नाम आना चाहिए था वो नहीं है ना। भारत चीन सीमा की सुरक्षा किस बल के पास है, ये आपको बताना है। नीतू भी आ चुका बच्चे, नीतू, है ना। पूनम भी आ चुका है, ढक्कन पूनम का क्या लेना देना, पैसे तो मेरा नाम है भाई। नेहा आ चुका है, नीतू आ चुका है, आईटीबीपी बता रहे हैं सब। एक भी बच्चे का नाम सही नहीं आ रहा। नैन्सी भी आ चुका है, नीतू भी, नीसू भी, एक कारा बच्चे निकिता, है ना। निकिता सही है आपका जवाब ठीक है भाई। भारत चीन सीमा सुरक्षा आप बताओगे सर, चीन की सुरक्षा पूछ रहा आपसे, आईटीबीपी, है ना, आईटीबीपी करती है, आईटीबीपी करती है, ठीक है भाई। आप बताओगे सर एसएसबी कहां लगी है? एसएसबी, तो आप बताओगे सर एसएसबी कहां लगी है? तो आप बताओगे सर नेपाल के साथ लगी है। साथ में आप बताओगे सर भूटान के साथ लगी है ना, नेपाल के साथ और प्लस भूटान के साथ लगी है, भूटान के साथ लगी है, ठीक है भाई। हाँ निकिता पहुंच चुके हैं बच्चे, सारे निकिता पे पहुंच चुके हैं। जरा बीएसएफ कहां लगी है? अभी तो बता रहा था बच्चे, पाकिस्तान प्लस बच्चे बांग्लादेश के साथ लगी है। एसएसबी बता दिया। सीआरपीएफ मुख्य रूप से आंतरिक सुरक्षा के रीढ़ कहा जाता है, और ये बच्चे भारत के देश के अंदर इलेक्शन कराने में आप देखते हैं सर कौन सी जाती है? सीआरपीएफ जाती है बच्चे, सीआरपीएफ जाती है, सीआरपीएफ जाती है ना। कोबरा बटालियन बताइए किस बल से जुड़ी है बच्चे? कोबरा बटालियन, कोबरा बटालियन किस बल से संबंधित है? बहुत प्यारा प्रश्न है बच्चे, बताइए जरा, कोबरा बटालियन किस बल से संबंधित है? बहुत प्यारा प्रश्न है, ये भी बहुत प्यारा प्रश्न है, बताओ जल्दी से। हाँ भाई
जल्दी बताओ किससे जुड़े हुए? कोबरा बटालियन आपसे पूछा जाएगा, बहुत प्यारा प्रश्न है। तब आप बताओगे सर सीआरपीएफ से, सीआरपीएफ से है ना। किससे जुड़ा हुआ बच्चे? कोबरा बटालियन सीआरपीएफ से ना। है ना। आप बताओगे सर कोबरा बटालियन किससे जुड़ी है? आपको सर सीआरपीएफ से, सीआरपीएफ से ना। हाँ 10,000 बार क्वेश्चन करवा चुका हूं बच्चे, 10,000 बार। बार बार प्रैक्टिस करने से याद होंगे, बाकी और कोई तरीका नहीं है। बार बार आप प्रैक्टिस करोगे तभी होंगे ना। कोबरा बटालियन ये आपको पढ़ा चुका हूं बच्चे, किसमें? सीआरपीएफ। अगर बच्चे मैं भी ना पढ़ाना बंद कर दूं ना, अगर मैं भी ना पढ़ाना बंद कर दूं तो मैं भी लगभग 1-2 साल में ना खत्म, मतलब दिमाग से भूल जाऊंगा बच्चे। आपको बार बार इनकी प्रैक्टिस करनी है। एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए और एक किताब को अच्छे से पढ़ लीजिए, लेकिन उस किताब को बार बार पढ़ लो तो आपको चीजें याद हो जाती हैं, प्रश्न वहीं से बन जाते हैं। 10 किताब ना पढ़कर बच्चे एक किताब को बार बार पढ़ लो, बार बार पढ़ लो। बताओ जल्दी से इसका जवाब क्या होगा? आईटीबीपी का मुख्य कार्य क्या है बच्चे? बताइए जल्दी से। आईटीबीपी इंडियन तिब्बत बना बल कहते हैं बच्चे, पुलिस बल कहते हैं। बताओ जल्दी से। आंतरिक दंगा नियंत्रण करना, पर्वतीय सीमा की सुरक्षा करना, औद्योगिक सुरक्षा करना, वीआईपी सुरक्षा करना, सब जानते हैं सर, ये तो मैं आपको कई बार पढ़ा चुका हूं। ये भारत चीन के साथ पर्वतीय क्षेत्र पर लगी है, पर्वतीय सीमा की क्या करना बच्चे? सुरक्षा करना। 20 का जवाब हो जाएगा। सी कैसे दे रहे हो बच्चे? 20 का जवाब होगा, 20 का जवाब होगा आईटीबीपी। ये कैसे बच्चे? 1-2 प्रश्न रिपीट हो गए, कोई बात नहीं। पर्वतीय सीमा की सुरक्षा करना है ना। सीआईएसएफ की स्थापना आपको बताना है सर। सीआरपीएफ की भी पूछेगा, सीआईएसएफ की पूछेगा। औद्योगिक क्षेत्र में लगी है बच्चे सीआरपीएफ, ओ सॉरी सीआईएसएफ कहां लगी होती है बच्चे? औद्योगिक क्षेत्र में लगी है बच्चे। कहां लगी है आपको सर? ये औद्योगिक क्षेत्र में लगी हुई है। बताओ जल्दी से। अगर औद्योगिक क्षेत्र में लगी है तो आपको बताना सर इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना बी आंसर वाले बहुत हैं। 1968 में इसकी स्थापना, पक्का 1968 में या 69 में? आपको सर 1968 में या 69 में? 69 में इसकी स्थापना होती है। देखना चाह रहा था, आप बताओ सर 1969 में इसकी स्थापना होती है ना। 1969 में इसकी स्थापना होती है। 1969 में इसकी स्थापना होती है। चला आगे है ना। ग्रे आउंस आपसे पूछा गया सर, ग्रे आउंस लिखा हुआ है, किस राज्य का विशेष बल है बच्चे? ग्रे आउंस बताइए किस राज्य का विशेष बल है? आपको बताना है सर किस राज्य का विशेष बल है। बताओ जल्दी से। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में आपको मिलेगा बच्चे। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में आपको मिलेगा। आंध्र प्रदेश तेलंगाना में आपको मिलेगा ना। बहुत बढ़िया। आपको सर आंध्र प्रदेश तेलंगाना। सर आपने पहले वाली मैम से मूव ऑन कर दिया भैया। पहले वाली कौन सी थी? रल्ला यही थी पहले वाली, लास्ट वाली जो भी है। क्या लड़ाई करवाएगा मेरी जान को? है भाई, है दोस्त, है भाई। आपको सर ग्रे आउंस किस राज्य का विशेष बल है? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। भारत की तटीय सुरक्षा मुख्य रूप से किसके हाथ में है? ये आपको बताना। लड़ाई करवाने के चक्कर में भाई ये जो भी है, ये समा बुझ भी जाए तो क्या, अगर धड़कन रुक भी जाए तो क्या, इतना कुछ हवा दिया तेरी यादों में, अब तू मिल भी जाए तो क्या। हो है ना भाई। जरा भारत की तटीय सुरक्षा मुख्य रूप से किसके पास है? आपको सर कोस्ट गार्ड के पास है बच्चे। कोस्ट गार्ड के पास है, कोस्ट गार्ड के पास है। किसके पास है? आपको सर कोस्ट गार्ड के पास है। इसका जवाब सी हो जाएगा, कोस्ट गार्ड के पास है। चले आगे। इनमें से किस बल की भूमिका दंगा को नियंत्रण करने की? बताओ जल्दी से। ऐसा कौन सा बल है जो दंगा को नियंत्रण करता है बच्चे? ऐसा कौन सा बल है जो दंगा को नियंत्रण करता है? क्या बोलोगे सर? सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ। तो आपको बार बार समझाता हूं बच्चे, सीआरपीएफ। इलेक्शन में कौन सी लगी है? सीआरपीएफ। इलेक्शन में सीआरपीएफ लगी है। 1939 में इसकी स्थापना होती है। सीआरपीएफ आपको बताना है। भारत का राष्ट्रपति किसका संवैधानिक प्रमुख होता है? अरे सब इतना बढ़िया प्रश्न। बताओ जल्दी से। भारत का राष्ट्रपति किसका संवैधानिक प्रमुख होता है? कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका व विधायिका। एक किसी का जवाब आना है बच्चे कि भारत का राष्ट्रपति किसका बच्चे क्या होता है? प्रमुख होता है। आर्टिकल 53 आपने पढ़ाया नहीं पढ़ा? आर्टिकल 53 आपको मैंने पढ़ाया बच्चे। आर्टिकल 53 आप सब जानते हैं कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है ना। भारत का राष्ट्रपति किसका संवैधानिक प्रमुख है? आप बताओगे सर किसका संवैधानिक प्रमुख है? आर्टिकल 53 कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख है। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन शामिल नहीं होता? यह आपको बताना है। यही प्रश्न बहुत पूछा जाता है बच्चे, ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है। बताइए राष्ट्रपति सर कहां के निवासी हैं? एक शहर बार बार पूछा जाता है आपसे, मेरठ। मेरठ शहर के निवासी हैं। तो आपको बताना है लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, ये तो लेते हैं सब। राज्य विधान परिषद के सदस्य मैं आपको बार बार समझाता हूं, राज्य विधान परिषद के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते बच्चे, इसमें भाग नहीं लेते। आप बताओ सर राज्य विधान परिषद के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते। अच्छा सर आर्टिकल बताओ कि इसके निर्वाचन मंडल को किस आर्टिकल में बताया गया है? आर्टिकल 54 में बताया गया बच्चे। आर्टिकल 54 में बताया गया है राज्य विधान परिषद के, आपको सॉरी राज्य राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के बारे में आपसे पूछेगा। आर्टिकल 54 बार बार कहता है सब। आर्टिकल 54 एक पॉइंट और याद रखना बच्चे, ये सभी जो इसमें भाग लेते हैं ना बच्चे, ये सभी जो भाग लेते हैं ये निर्वाचित सदस्य होते हैं बच्चे। कैसे? आपको सर निर्वाचित सदस्य होते हैं, ना कि बच्चे मनोनीत सदस्य। ये निर्वाचित सदस्य होते हैं सर, अन्य निर्वाचित सदस्य होते हैं ना। गलत बता रहे हैं सर, दंगा सर आप गलत बता रहे हैं। सीआईएसएफ दंगा रोकता है? अबे सीआईएसएफ नहीं रोकता मेरे दोस्त, सीआरपीएफ रोकता है। सीआईएसएफ कहां लगी होती है बताओ? सीआईएसएफ लगी होती है औद्योगिक क्षेत्र में। सीआईएसएफ औद्योगिक क्षेत्र में लगी होती है। कहां बच्चे दंगा वाला प्रश्न? ले भैया इसका क्लियर करूं। अबे सीआरपीएफ लगी होती है ज्यादातर, है ना। सीआरपीएफ को बुलाया जाता है जहां ज्यादा दंगा हो जाता है, वहां सीआरपीएफ को बुलाया जाता है। सीआईएसएफ कैसे रोक लगी? तो औद्योगिक क्षेत्र में लगी होती है दोस्त, औद्योगिक क्षेत्र में लगी होती है। ये कंपनियों के साथ बच्चे लगी होती है। ये मेट्रो में आपको लगी दिखेगी, कहीं कभी दिल्ली मेट्रो, वहां सीआईएसएफ आपको नजर आ जाएगी बच्चे। दिल्ली मेट्रो पर आपके आसपास लखनऊ में मेट्रो चलती है, वहां आपको सीआईएसएफ लगी मिलेगी बच्चे, सीआईएसएफ लगी मिलेगी। ठीक है भाई,
सीआरपीएफ, एक ही कमेंट को इतनी बार लिख रहा, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया आपको बताना सर क्या कहलाती है। आर्टिकल 61 बताइए, आर्टिकल 61 क्या कहता है बच्चे, आर्टिकल 61 क्या कहता है। ब्लैक स्क्रीन हो रही है, ऐसे कैसे हो जाएगा बच्चे, सही है कोई दिक्कत नहीं है, बताओ जल्दी से। आप कहोगे सर इसे कहते हैं महाभियोग की प्रक्रिया, सर आर्टिकल बता दो जल्दी से, सभी आर्टिकल कमेंट करेंगे। आर्टिकल क्या होगा बच्चे, आर्टिकल 61 होगा। कैसी प्रक्रिया है, एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है बच्चे, पूर्ण रूप से न्यायिक नहीं है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, अर्ध न्यायिक है ना, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है बच्चे। कैसी, आपको सर अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है दोस्त, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया ना। सर घर वाले मान गए नहीं है, फिर भी क्यों नहीं मानेंगे बच्चे घर वाले इधर आ गए, राष्ट्रपति के त्याग पत्र को किससे संबोधित किया जाता है, बहुत प्यारा प्रश्न है। अगर राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देता है तो बताइए किसको अपना त्याग पत्र देता है, इसकी कहानी अलग है थोड़ा सा, आपको बताना है सर। जब राष्ट्रपति त्याग पत्र देता है तो उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देता है, अगर उपराष्ट्रपति त्याग पत्र देता है तब आप सब जानते हैं, देखो ध्यान समझना, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को त्याग पत्र देता है बच्चे, त्याग पत्र देता है, त्याग पत्र देता है, इसका जवाब सी हो जाएगा। इधर 11वां मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया, सर पॉलिटी का एक एक प्रश्न बड़ा प्यारा है, मैंने पॉलिटी आपको पढ़ाई है इसलिए आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं बच्चे। 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया, 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया, बताओ जल्दी से। 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन, 57वां संविधान संशोधन, गलती करोगे गलती, 44वें वाले मुझे पता थी आएंगे सर, आएंगे, बताओ जल्दी से, इसका जवाब हो जाएगा 86वां संविधान संशोधन। कब होता है सब, 2002 में होता है, कब होता है, 2002 में होता है ना। बच्चों की शिक्षा वाली बात है, आपने सुना होगा सर, बच्चों की शिक्षा वाला, बच्चों की शिक्षा ना, अभी तो शादी नहीं, मैडम जी की पहले क्लास करवाऊं है भाई। आप बताओ सर 86वां संविधान संशोधन 2002, 2002, 2002, ठीक है भाई। 86वां संविधान संशोधन 2002, 11वां मौलिक कर्तव्य है 86वां संविधान। अच्छा मूल संविधान में बताओ कितने मौलिक कर्तव्य थे, बहुत प्यारा प्रश्न मैंने पूछा। मूल संविधान में आपको बताना है बच्चे, मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य है ना, मूल संविधान में आपको बताना है बच्चे, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य कितने थे बच्चे, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य, बहुत प्यारा प्रश्न है बच्चे। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य आपको बताने हैं बच्चे, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं, बताओ जल्दी से। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य कितने, बताओ जल्दी से। 6 वाले, बहुत बढ़िया, 6 वाले, 10 वाले बहुत बच्चे, 10 वाले, 10 वालों के लिए ताली होनी चाहिए क्योंकि इनमें एक एक थप्पड़ लगेगा, थप्पड़ के लायक है। जिनका नहीं थे और 0 था उनका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, क्योंकि जो मौलिक कर्तव्य हैं, जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटी हैं, वो बच्चे आपको बताना है साहब, वो आपको बताना है वो कब जोड़े गए, आप सबको याद रखना बच्चे। देखो मूल संविधान में इनकी संख्या 0 थी, इनकी संख्या 0 थी, ओ हो साहब हम अटक गए। 42वां संविधान संशोधन 1976 होता है और इसमें आपको बताना है सर कितने जोड़े गए थे, 10 जोड़े गए बच्चे, 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए ना, कितने जोड़े गए, 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। आपको बताना सर 11वां तब जोड़ा गया। एक समिति आती है बच्चे, समिति पेपर में यूपी में बहुत पूछी जाती है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति का संबंध बताइए किससे है, सरदार स्वर्ण सिंह है ना, स्वर्ण सिंह समिति का संबंध किससे है, तब आप बताओगे सर इसी से संबंधित है, मौलिक कर्तव्य से जुड़ी हुई संबंध। एक प्रश्न और बताऊं आपको क्या आएगा, बताइए जिस समय मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया उस समय किसकी सरकार थी बच्चे, बताओ जल्दी से। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, यह जवाब आना चाहिए, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे ना सर जी। आज यहां हाँ भाई बताओ जल्दी से, सर मैम की फोटो दिखा दीजिए, अब मैम को देख लो कुछ समय बाद है ना। सर हमारी बात बता दो, क्या बतानी है तुम्हारी बात, बताओ जल्दी से, इसका जवाब क्या होगा, इसका जवाब क्या होगा। हाँ भाई मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, प्रधानमंत्री है ना इंदिरा गांधी, बहुत बढ़िया इंदिरा गांधी। सर हमारी बात होती है मैडम जी से, अच्छा ओ तरीका, बहुत बढ़िया बात है बच्चे, आपकी बात होती है, आज ही पूछ लूंगा। बताओ जल्दी से, मौलिक कर्तव्य किस प्रकार लागू होते हैं ये आपको बताना है सर। मौलिक कर्तव्य किस पर लागू होते हैं आपको बताना है, केवल सरकार पर, केवल विदेशियों पर, केवल भारतीय नागरिकों पर या सभी व्यक्तियों पर, यह भी प्रश्न बड़ा अच्छा प्रश्न है बच्चे। भाई मौलिक कर्तव्य हमसे कहा गया है कि हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है इस देश के प्रति, इस देश के प्रति, हम भी देश के नागरिक हैं, हम इस तिरंगे का बच्चे सम्मान करें, अपने संविधानों के आचारों को माने, सरकारी संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाएं। तो ये अधिकार जो होते हैं ये भारतीय नागरिकों को प्राप्त है बच्चे, मतलब कर्तव्य है। आप देखो जैसे राष्ट्रीय गान बोल रहा है ना, तो राष्ट्रीय गान के समय आप चाहें तो खड़े हो सकते हैं ना, तो आप मत खड़े होइए, ये आप पर कोई दो जवाब नहीं है। ये आप अगर आप भारतीय नागरिक हैं तो आपको ये करना चाहिए। भाई आप मुझसे पढ़ रहे हैं, आप मुझसे नमस्ते करें ना करें, ये आपका कर्तव्य है। तो कर्तव्य कैसे होते हैं, आप पर निर्भर होते हैं, आप चाहे तो कर सकते हैं, ना चाहे तो मत करिए, कोई ऐसी बात नहीं है। तो आप बताओगे सर केवल भारतीय नागरिकों पर, आप बताओगे सर मौलिक कर्तव्य किस पर लागू होते हैं, केवल भारतीय नागरिकों पर लागू होते हैं। चला आगे, मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए, मैं आपसे ये तो प्रश्न कह रहा था कि यही प्रश्न कई बार पेपर में बना है। 42वां संविधान संशोधन 1976 मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में आते हैं, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। आप बताओ सर किस देश से लिए गए, मैं आज आपसे पूछूंगा, बताइए किस देश से मौलिक कर्तव्य भारत में आते हैं, आपसे पूछूंगा बताइए किस देश से मौलिक कर्तव्य भारत में आते हैं, मैं आपसे पूछूंगा। आज आपका समय है, बस आपको जुड़े रहना है, एक एक प्रश्न का आपको जवाब देना है। आप जुड़े रहे तो ये क्लास अपना आप ही बच्चे बहुत आगे जाएगी। केवल आपके जुड़े रहना है बच्चे, जो आप जुड़े हुए हैं, आपको भागने की आवश्यकता नहीं है, कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। आप बताओगे सर बताइए कौन सा देश था जहां से लिया गए, सर रूस था, आपको सर रूस था, इसका जवाब क्या हो जाएगा, रूस हो जाएगा, रूस हो जाएगा। सर अभी तो आपने बताया था स्वर्ण सिंह समिति, इसका जवाब सी हो जाएगा, स्वर्ण सिंह समिति, इसका जवाब सी हो जाएगा, रूस। आप बताओगे सर रूस से। मध्य प्रदेश के मालवा पठार में महू के पास से कौन सी नदी निकलती है, महू के पास से आपको बताना है सब कौन सी नदी निकलती है, आपको बताना है सर महू के पास से कौन सी नदी निकलती है ना।
जल्दी से बच्चे इसका जवाब क्या होगा? महू के पास से कौन सी नदी निकलती है सर? चंबल। चंबल के डाकू आपने सुने होंगे सर, चंबल के डाकू। ये ऐसी नदी है बच्चे, चंबल नदी, याद रखना। चंबल एक ऐसी नदी है जो भ्रंश घाटी में बहती है, नीचे जाती है बच्चे भ्रंश घाटी में, और क्या करती है बच्चे? गली अपर्दन करती है मालवा के पठार पर, गली अपर्दन करती है मालवा के पठार पर। ढक्कन पीटूंगा। और माही कैसे दे रहे हो बच्चे? जवाब माही नहीं होगा आपको सर, इसका जवाब हो जाएगा चंबल। मध्य प्रदेश से निकलती है, मध्य प्रदेश में मालवा के पठार में महू के पास से चंबल निकलते हैं बच्चे। चंबल पर चुलिया जलप्रपात बड़ा फेमस है, चुलिया जलप्रपात बड़ा फेमस है। माही यहां से निकलती तो मध्य प्रदेश से माही, लेकिन विंध्याचल रेंज से निकलती है। वरुणा नदी आप बताओगे सर? वरुणा तो खुद गंगा की सहायक नदियों में आती है, ये प्रयागराज के आसपास बहती है बच्चे, फूलपुर के आसपास। बेतवा नदी आप सब जानते हैं बच्चे, बेतवा नदी भी मध्य प्रदेश में ही विंध्याचल से निकलती है, ये होशंगाबाद के पास से निकलती है। इसका जवाब क्या हो जाएगा बच्चे? चंबल। इसका जवाब हो जाएगा चंबल। सर गली अपर्दन के लिए जानी जाती है, कटाव करती है बच्चे गली अपर्दन के लिए। प्रश्न ये बहुत आता है, गली अपर्दन के लिए जानी जाती है, गली अपर्दन के लिए प्रश्न पूछेगा। बताइए महात्मा गांधी के नाम से आपसे पूछेगा सर। महात्मा गांधी, एक तो महात्मा गांधी का नाम आएगा, एक राणा प्रताप सागर नाम आएगा बच्चे, एक राणा प्रताप सागर नाम आएगा, राजस्थान में बनी बच्चे राणा प्रताप सागर। और एक प्रश्न आपसे आएगा बच्चे जवाहर सागर, है ना? प्रश्न आपसे पूछेगा, बताइए जवाहर सागर डैम कहां बनी हुई है? महात्मा गांधी, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर सब चंबल नदी पर बनी है बच्चे, चंबल नदी पर बनी है। मुगल शासकों को इनमें से कौन सा क्रम गलत लिखा हुआ है? पढ़ना है आपको, थोड़ा दिमाग लगाना है सर। मुगल शासक आपने पढ़े होंगे, सबसे पहले बाबर गद्दी पर बैठा, सबसे पहले सर नए कपड़े, सर नए कपड़े का तरीका बहुत ही लाजवाब है, थैंक यू सर जी। अच्छा सर, नए कपड़े पैर रखे, अभी तो रिश्तेदार रुके हैं क्या? अरे पता तो लगे तुम्हें भी, क्या कुछ हुआ मेरे साथ? हाँ भाई, नए कपड़े इस बार पहनने के, दो चारों को तो पता लगे, 10-5 को। हाँ भाई, पता भी तो लगना जरूरी है? जल्दी बताओ क्या प्रश्न है बच्चे? आपको सर देखो ध्यान समझना, पहले बाबर, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद आपको सर गद्दी पर बैठा कौन? उसका बेटा अकबर, अकबर के बाद उसके बेटा सलीम, जहांगीर गद्दी पर बैठा, फिर शाहजहां गद्दी पर बैठा, फिर औरंगजेब गद्दी पर बैठा, फिर बहादुर शाह जफर सेकंड गद्दी पर बैठा, फिर ऐसे बच्चे लगातार गद्दी पर बैठते चले, जहांदार शाह बैठा, फिर आप सब जानते हैं बच्चे कौन ऐसे लगातार फर्रुखसियार गद्दी पर बैठा। तो जहांगीर के बाद शाहजहां, ये तो बात सही है सर, औरंगजेब, शाहजहां के बाद औरंगजेब, बिल्कुल सही लिखा हुआ सर, ए इसका जवाब होगा, ए जवाब दे रहे हैं। एक बार और देखता हूं, अकबर के बाद शाहजहां गद्दी पर नहीं बैठेगा आपको सर, अकबर के बाद जहांगीर गद्दी पर बैठेगा ना, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर गद्दी पर बैठा बच्चे, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर गद्दी पर बैठा। देखो सीबी इसका सही है, जहांगीर